नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा भूगोल की दुनिया में दोस्तों, और भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, उन सभी प्रश्नों को मैं एक बार फिर से आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। हमारा डिस्कशन चलेगा। इससे पहले भी हम लोग ने भूगोल से संबंधित काफ़ी प्रश्नों पर डिस्कशन किया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों को देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि हम एक ऐसी वीडियो आपके बीच में लाके डिस्कशन करें जो हर एग्ज़ाम को क्रैक कराने में आपकी मदद कर सके। तो कॉपी पेन लेके बैठे दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज भूगोल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे और भूगोल से संबंधित यानी विश्व का भूगोल पे आज हमारा अध्ययन होगा। इसके बाद हम भारत के भूगोल पे अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज सभी सिविल परीक्षाओं के लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्लेटो, अरस्तु, टालेमी, एरिस्टोस्थनीज। तो भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। प्लेटो, अरस्तु, टालेमी, एरिस्टोस्थनीज। तो पहले दोस्तों भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है एरिस्टोस्थनीज को। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार संरचना वाली है। यानी कौन सी चट्टान है जो परतदार संरचना वाली होती है। ए विकल्प है अग्नि चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, या फिर बहिर्वेदी अग्नि चट्टानें। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो परतदार संरचना वाली होती है। आपके विकल्प हैं अग्नि चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, बहिर्वेदी अग्नि चट्टानें। तो फिर दोस्तों निम्नलिखित में से जो चट्टान परतदार संरचना वाली होती है वो होती है अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। उसमें दोस्तों पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। विकल्प है सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। और समझ रहे दोस्तों पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके विकल्प क्या हैं, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। फटाफट से ज़्यादा उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न बहुत ही आसान है और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो धातु है दोस्तों एल्यूमिनियम। कौन सी धातु है, वो एल्यूमिनियम धातु है जो पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुश में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। और समय है दोस्तों प्रश्न क्या है कि बुश में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। ए विकल्प है उत्तरी अमेरिका, बी विकल्प है दक्षिण अमेरिका, सी विकल्प अफ्रीका, और डी विकल्प है एशिया। जल्दी से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों।
बुशमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? दोस्तों, बुशमैन जिस महाद्वीप के मूल निवासी हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप के निवासी हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे है दोस्तों कि खगोलीय इकाई लंबाई की एक इकाई है जो लगभग बराबर होती है 100 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, 100 मिलियन किलोमीटर के बराबर है या फिर 150 बिलियन किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, बात समझ में आ रही? प्रश्न क्या है कि जो खगोलीय इकाई होती है वो लंबाई की एक इकाई है, मात्रक है लंबाई का, जो लगभग बराबर होती है 100 मिलियन किलोमीटर के, 150 मिलियन किलोमीटर के, 100 बिलियन किलोमीटर के या फिर 150 बिलियन किलोमीटर के। तो दोस्तों, खगोलीय इकाई लंबाई की तो एक मात्रक है जो लगभग बराबर होती है 150 मिलियन किलोमीटर के। किसके बराबर होती है दोस्तों? 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। ये जो खगोलीय इकाई होती है लंबाई की, कौन सी? AU। तो ये लगभग बराबर होती है 150 मिलियन किलोमीटर के। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक है? ताज़ा बर्फ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, काली मिट्टी, शांत जल। निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक है? ताज़ा बर्फ की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, काली मिट्टी की या फिर शांत जल की? निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है? ताज़ा बर्फ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, काली मिट्टी, शांत जल। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ताज़ा बर्फ होती है इसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। किसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है? ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए कि एल्बिडो क्या होता है, तो एल्बिडो प्रकाश का एक ऐसा अंश होता है जो किसी सतह से परावर्तित होता है। यदि यह पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है तो एल्बिडो 1 के बराबर होता है। यदि 30% परिवर्तित होता है तो एल्बिडो 0.3 होता है। बस में दोस्तों, एल्बिडो क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा अंश है जो किसी सतह से परिवर्तित होता है, एल्बिडो। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि होर्मुज जंडम मरुमध्य जुड़ता है ओमान सागर से फारस की खाड़ी तक, लाल सागर से अदन की खाड़ी तक, लाल सागर से हिंद महासागर तक, भूमध्य सागर से लाल सागर तक। यानी कि दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि होर्मुज जलडम मरुमध्य किसको जोड़ता है? ओमान सागर को फारस की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, लाल सागर से हिंद महासागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो होर्मुज जलडम मरुमध्य जोड़ता है। फटाफट से विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, आपकी लगन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितना आपका धैर्य होगा, जितना आपकी लगन होगी, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, उतना अच्छी आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। तो होर्मुज जलडम मरुमध्य जोड़ता है ओमान सागर से फारस की खाड़ी को, लाल सागर से अदन की खाड़ी को, लाल सागर से हिंद महासागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को। तो होर्मुज जलडम मरुमध्य की बात करें तो ये ओमान सागर से फारस की खाड़ी को जोड़ता है। इसको जोड़ता है दोस्तों, ओमान सागर से फारस की खाड़ी को जोड़ता है। तो आपका ए विकल्प है दोस्तों सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक संदर्भ में एक नैप है। भौगोलिक संदर्भ की अगर बात करें तो नैप क्या होता है? चट्टान की संरचना जो हवा से चलने वाली रेत से घिस गई है और पॉलिश हो गई है। दूसरा कह रहा है कि चट्टान की चादर,
जो टेक्टोनिक बलों के कारण अपनी मूल स्थिति से बहुत दूर विस्थापित हो गई है। तीसरा कह रहा है कि पानी का उथला शरीर जो अवरोधक द्वीपों या भित्तियों द्वारा पानी के एक बड़े शरीर से अलग होता है। डी विकल्प क्या कह रहा है कि कई ऊंचे इलाकों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रैखिक आकार की निचली भूमि। तो भौगोलिक संदर्भ की अगर बात करें तो उसमें नैप क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो विकल्पों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब आप प्रश्न लगाने के लिए बैठते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि भी जान पाएँ कि कितने आप सही प्रश्न के उत्तर देते हैं। जब आप प्रैक्टिस लगाने लग जाते हैं दोस्तों तो आपकी मेहनत और अच्छी हो जाती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। बाकी हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएँ जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट बना सकें हम इसको। तो भौगोलिक संदर्भ में एक नैप क्या है? चट्टान की संरचना जो हवा से चलने वाली रेत से घिस गई है और पॉलिश हो गई है। चट्टान की चादर जो टेक्टोनिक बलों के कारण अपनी मूल स्थिति से बहुत दूर विस्थापित हो गई है। पानी का उथला शरीर जो अवरोधक द्वीपों या भित्तियों द्वारा पानी के एक बड़े शरीर से अलग होता है। कई ऊंचे इलाकों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रैखिक आकार की निचली भूमि। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी कि चट्टान की चादर जो टेक्टोनिक बलों के कारण अपनी मूल स्थिति से बहुत दूर विस्थापित हो गई है, उसी को क्या कहते हैं? नैप कहते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों? बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रोअरिंग फोर्टीज का तात्पर्य क्या है? 20 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच तूफानी पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र। दूसरा कह रहा है कि अटलांटिक महासागर से उत्पन्न भ्रमर हवाएं। सी विकल्प कह रहा है कि 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जहां प्रचलित पश्चिमी हवाएं खुले महासागरों के ऊपर बहुत नियमितता और शक्ति के साथ बहती हैं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रोअरिंग फोर्टीज का तात्पर्य क्या है? 20 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच तूफानी पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली भ्रमर हवाएं, 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जहां प्रचलित पश्चिमी हवाएं खुले महासागरों के ऊपर बहुत नियमितता और शक्ति के साथ बहती हैं, ये इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल का सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जुड़ें। तो रोअरिंग फोर्टीज का तात्पर्य क्या होता है? तो रोअरिंग फोर्टीज का मतलब होता है दोस्तों 40 और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का शक्तिशाली पश्चिमी हवाएं क्षेत्र, यानी कि ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोअरिंग फोर्टीज का तात्पर्य होता है 20 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच तूफानी पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? वह महाद्वीप जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। दोस्तों, प्रश्न क्या है? वह महाद्वीप जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ए विकल्प है एशिया, बी विकल्प है उत्तरी अमेरिका, सी विकल्प है यूरोप और डी विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? दोस्तों, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा महाद्वीप जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों को विभाजित करने के प्रमुख मानदंड क्या हैं? विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों को विभाजित करने के मुख्य मानदंड क्या हैं? तापमान, वर्षा और वनस्पति, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडलीय दबाव और हवाएं, या ये सभी। तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों को विभाजित करने के मुख्य मानदंड क्या हैं? विकल्प क्या है? तापमान, वर्षा और वनस्पति, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडलीय दबाव और हवाएं, या फिर ये सभी। तो अगर हम बात करें दोस्तों विश्व की प्राकृतिक क्षेत्रों को विभाजित करने के मुख्य मानदंड क्या हैं, तो वह तापमान, वर्षा और वनस्पति। ठीक है दोस्तों, क्या पैमाना होता है? तापमान, वर्षा और वनस्पति। ये जो है मानदंड होते हैं किसी भी प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र को विभाजित करने के लिए। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साइबेरिया जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? प्रश्न समझ में आए दोस्तों? साइबेरिया जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विकल्प क्या है? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती घास के मैदान।
ठीक है दोस्तों, साइबेरियाई जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती, शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय, पर्वतीय घास के मैदान। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, मैं ऐसे ही प्रश्न को लेकर के आता रहूँगा और आपकी तैयारी मजबूत कराता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना दोस्तों, क्योंकि इंसान तब नहीं हारता जब वो हार जाता है, इंसान तब हार जाता है जब वो गिरने के बाद उठने का प्रयास नहीं करता। तो साइबेरियाई जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती, शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय या फिर पर्वतीय घास के मैदान। दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि साइबेरियाई जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वन या फिर पर्वतीय घास के मैदान। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट नेटवर्क में मिलते रहेंगे। बस आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनको भी बताइए कि चैनल पर हर सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाता है, हर सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन किया जाता है, जिससे कि उनको उनका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी तैयारी करते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइबेरिया जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, शंकुधारी वन पाए जाते हैं साइबेरियाई जलवायु में। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? ये साइबेरिया जलवायु में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि भौगोलिक संदर्भ में मेसा और बट शब्द है, ठीक है, यानी भौगोलिक संदर्भ में मेसा और बट शब्द किससे संबंधित है? लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे भूभाग, डेल्टा क्षेत्र के ऊंचे और दलदली क्षेत्र, गंगा के मैदान में नदी और वायुलीय भू आकृतियाँ और एक पहाड़ी और एक समतल भूमि। बस में दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि भौगोलिक संदर्भ में मेसा और बट शब्द संबंधित है लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे भूभाग, डेल्टा क्षेत्र के ऊंचे और दलदली क्षेत्र, गंगा के मैदानों में नदी और वायुलीय भू आकृतियाँ, एक पहाड़ी और एक समतल भूमि। दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो मेसा और बट शब्द की बात करें तो ये एक पहाड़ी और एक समतल भूमि से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? एक पहाड़ी और एक समतल भूमि, ठीक है, यानी मेसा का संबंध एक पहाड़ी से है और बट का संबंध एक समतल भूमि से है, ठीक है दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विकल्प है अबू धाबी, दुबई, मस्कट, अदन, यानी मस्कट का ओमान, अदन यानी यमन। तो एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान कौन सा माना जाता है? अबू धाबी, दुबई, मस्कट यानी ओमान, अदन यानी यमन। तो प्यारे दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान जो होता है वो होता है अदन यानी कि यमन। शुष्क स्थान कौन सा है? यमन यानी कि अदन भी इसको कह सकते हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए निम्नलिखित 3 वायुमंडलीय परतों को व्यवस्थित करना है। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तीनों को क्रम वाइज आपको सेट करना है, सीक्वेंस में लगाना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है क्षोभ मंडल। याद रखिएगा सबसे पहले क्या आता है? आपका क्षोभ मंडल आता है। आपका क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल के बाद आपका आता है समताप मंडल। कौन सा आता है दोस्तों? क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद आएगा आपका आयन मंडल। क्या आएगा दोस्तों? आयन मंडल। आयन मंडल आएगा, ठीक है, आयन मंडल आएगा। तो इस लिहाज से आपका उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2। 3, 1, 2। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन की लंबाई और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, मंगल। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी दिन की लंबाई और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान माना जाता है? तो वो है प्यारे दोस्तों मंगल, मंगल ग्रह।
तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों, मंगल ग्रह लाल रंग का होता है दोस्तों, और मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी का भाई के नाम से भी उसको जाना जाता है। और अगर जुड़वा बहन की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है जो ग्रह, उसे शुक्र ग्रह का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि ज्वार भाटा नौवहन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। अगला कह रहा है कि उच्च ज्वार बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में गाद जमने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है, निम्न पर विचार करें। पहला कह रहा है कि ज्वार भाटा नौवहन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। उच्च ज्वार बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में गाद जमने से रोकता है। कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? केवल पहला और चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा और तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि सभी कथन सही हैं। कथन की बात करें दोस्तों, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी ज्ञात गहरे पानी की प्रवाल भित्ति कौन सी है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी ज्ञात प्रवाल भित्ति कौन सी है? रोस्ट रीफ, स्कॉर्पियन रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, या फिर बेलीज बैरियर रीफ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी ज्ञात प्रवाल भित्ति है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी शानदार है, फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की पपड़ी का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों में से बना है? 95%, 70%, 8% या फिर 58%? तो आपको बता दूं, पृथ्वी की जो पपड़ी है वो 95% से बनी है दोस्तों। कितने से? 95%। तो आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि एओलियन भू आकृतियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियों को संदर्भित करती है? हवा, पानी, मैग्मा, बाढ़? दोस्तों, संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना है, याद रखिएगा। जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो एओलियन भू आकृतियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ होती हैं? हवा, पानी, मैग्मा, बाढ़? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हवा दोस्तों। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रभाव क्रेटर झीलों को और क्या कहा जाता है? याजू धारा, वाला झील, मोगोटो झील, या फिर एनुलर झील? प्रभाव क्रेटर झीलों को और क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं, प्रभाव क्रेटर झीलों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है एनुलर झील। क्या नाम है दोस्तों? एनुलर झील। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि प्रभाव क्रेटर झीलों को और क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एनुलर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है कोरी यानी हिमनद अपर्दन या CWM द्वारा निर्मित एक एल्पी थिएटर जैसी घाटी, क्रेवास चट्टान की एक संकीर्ण रीजो जो दो घाटियों को अलग करती है। तीसरा है ग्लेशियर पर का स्थायी पिंड जो अपने वजन के निचले हिल रहा है। सेंडूर ग्लेशियर तलछट से बने मैदान जो पिछले पानी द्वारा ले जाया गया था। तो कौन सा है जो गलत है?
तो हो जाएगा प्यारे दोस्तों बी, यानी कि क्रेवास गलत है। चट्टान की एक संकीर्ण रीत जो दो घाटियों को अलग करती है, यही जो है वो सुमेलित नहीं है। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिहाज से। बाकी के सारे विकल्प आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विवर्तनिक भू आकृतियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है रिफ्ट घाटी, टेक्टोनिक रिफ्ट या द्विज द्वारा निर्मित रैखिक निचली भूमि। असममित घाटी, एक घाटी जिसमें एक तरफ अधिक ढलान होती है। सी है मध्य महासागरीय कटक, समुद्र तल के लंबे और संकीर्ण अवसाद। तो सा है मध्य महासागरीय कटक, समुद्र तल के लंबे और संकीर्ण अवसाद। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला दूसरा, या फिर पहला दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों इनमें से जो भू आकृति सही सुमेलित नहीं है वो है प्यारे दोस्तों असममित घाटी, यानी एक घाटी जिसमें एक तरफ अधिक ढलान होती है, दूसरा मध्य महासागरीय कटक, समुद्र तल के लंबे और संकीर्ण अपवाद। वो इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि असममित घाटियाँ और मध्य महासागरीय कटक का वर्णन यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि आपके ए विकल्प में दे रहा है। तो ए विकल्प गलत हो जाएगा, तो मतलब सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिहाज से। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न राहत ज्वालामुखी क्रेटर क्या है। ए विकल्प है मार, गयोड, डाइक, मालपाइस। समझिए दोस्तों, निम्न राहत ज्वालामुखी क्रेटर क्या है, मार, गयोड, डाइक, मालपाइस। तो इसका सही विकल्प होगा पहले दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न राहत ज्वालामुखी क्रेटर क्या है। तो मार एक निम्न राहत ज्वालामुखी क्रेटर होता है जो विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया से बनता है जब लावा भूमिगत जल से संपर्क करता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि बेनिन की खाड़ी किस जल निकाय से संबंधित है। ए विकल्प है होंडुरास की खाड़ी, दूसरा है फोंसेका की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, या फिर निकोया की खाड़ी। दोस्तों तो बेनिन की खाड़ी की बात करें तो बेनिन की खाड़ी पश्चिमी अफ्रीका के तट पर गिनी की खाड़ी का ही एक भाग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गिनी की खाड़ी। दोस्तों तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि बेनिन की खाड़ी किस जल निकाय से संबंधित है। तो बेनिन की खाड़ी जो है वो गिनी की खाड़ी से संबंधित है। तो सी विकल्प सही हो गया। तो आज का विकल्प यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, इसी चैनल पर, इसी समय पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।